हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? तो चलिए अब फटाफट से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परमाणु एवं अणु। तो ये चैप्टर है क्लास 9th का, चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर का करेंगे। तो परमाणु एवं अणु, तो इसमें जो हम देखेंगे कि ये परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे इसका संधि विच्छेद। आपने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा होगा ना, तो इसका संधि विच्छेद होता है ये परम प्लस अणु। तो जब परम प्लस अणु इसका संधि विच्छेद होगा तो हम लोग इसमें क्या जाने, हम लोग यही जाने ना कि परम का होता है क्या, मतलब अर्थ होता है सबसे बड़ा, क्या होता है और अणु का मतलब कण होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे 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 कण। तो क्या होगा, सबसे बड़े बहुत जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं। मतलब इसमें बड़ा का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा दिखा रहा है, इसमें बड़ा का मतलब नीचे से दिखा रहा है कि जो सबसे बड़े छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। ठीक बच्चों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। तो परमाणु के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग इसमें क्या जानेंगे, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी परिभाषा ही ये है। अब इसके अणु की परिभाषा जब आपको परमाणु समझ में आएगा तो हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये परमाणु हमको पता चलेगा, अब ये परमाणु की परिभाषा बहुत लोगों ने दी है। जो हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए कनाद, महर्षि कनाद, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम किसी भी चीज को विभाजित करेंगे, अगर ये हमारा बोर्ड लगा है, हम इस बोर्ड को काटते काटते चले जाएंगे तो ये कैसी अवस्था आएगी कि ये बोर्ड और आगे नहीं कटेगा। तो उन्होंने इसको क्या बताया, उन्होंने इसको बताया ये परमाणु होता है। ठीक, तो इसी से और विदेशी भाइयों ने भी हमारी बहुत सी परिभाषाएं दी। तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो क्लास 9 में जो दिया है परमाणु एवं अणु के बारे में, तो वो क्या है, जो परमाणु एवं अणु के बारे में दिया है क्लास 9 में, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। तो हम लोग देखेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम आए कहां से। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के, तो उनका जो नाम था, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने 5 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 5। तो जो एंटोनी वन लेवासिए थे उन्होंने 5 नियम दिए थे। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गणितीय व्युत्क्रम का नियम, चौथा गैल्सक का गैसीय नियम, पांचवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये जो 5 इन्होंने नियम दिए, तो इनमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब देखो क्या हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या बताएगा, हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई, किसमें, ये थर्मोलिसिस रिएक्शन है। थर्मोलिसिस मतलब प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है। अब इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया गया है, इसको जो ये एरो के इधर होता है, एरो के इधर वाले को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो इसके बाद होता है
इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इसका जो मास होगा और जो इसका मास होगा दोनों बराबर होंगे। तो कैसे होंगे देखते हैं। कैल्शियम का क्या होता है? 40, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 40 होता है मास। कार्बन का क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। तो 40 + 12 प्लस यहाँ कितना हो गया? 48। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा ना? तो इधर देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या होगा? कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का क्या होगा? 16, कार्बन का क्या होगा? 12, ऑक्सीजन का क्या होगा? 16। यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है 2, तो 40 + 16 + 12 + 16 दूसरा 32। 14 और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? 40 + 28 आया। अब 32, अब इसको जोड़ेंगे तो 60 आएगा ना? तो ये भी हो जाएगा 100। तो देखो इन दोनों के मास क्या है? बराबर है। जब इन दोनों के मास बराबर होंगे तो ये कौन सा नियम सिद्ध हो रहा है? स्थिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, तो इस नियम में हम लोग परिभाषा जान लेते हैं क्या है। अभिक्रिया से पहले जो होता है क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लोमोनो और लोमोनोसोव, तो लोमोनोसोव ने यही बताया कि जो अभिक्रिया के पहले जो होता है अभिकारक होता है। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उससे परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने उत्पाद का द्रव्यमान कैसा होता है? बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब ऐसे ही मान लो आप खाना बना रहे हैं घर में, और जब आप घर में खाना बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने मान लो 1 किलो लिए चावल लिए। अब जब 1 किलो घर में चावल लिए और उसी के हिसाब से पानी डाला, उसी में मान लो आधा लीटर पानी डाला, तो जब चावल बनके तैयार होंगे तो जो इसका द्रव्यमान होगा, जो उसका मास होगा 1 किलो चावल का और 500 ग्राम पानी का, तो क्या हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो हाँ ठीक, अब हम लोग इसी से समझते हैं। तो ये हो गया लोमोनोसोव ने दिया था। लोमोनोसोव वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था 1757 में। कब बताया था? 1757 में। 1757 में एक घटना इतिहास में भी घटी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। तो हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसकी बात बात। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? देखो जल्दी से बताओ, ये किसका है? H2O किसका है? H2O किसका है? पानी का, बिल्कुल सही। अब जब ये H2O पानी का है तो इस नियम में ये बताया गया है कि जो ये देखो ये क्या है? एक परमाणु है, ये क्या अणु है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? यौगिक बनाया। तो यौगिक जब बना तो हम लोग क्या कहेंगे? अब जब यौगिक बना तो इसमें कहा गया कि जो भी यौगिक बनेगा वो एक स्थिर अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के 1 है। अब आप पानी कहीं का ले लीजिए, अगर उसमें 2 ग्राम क्या होगी? 2 ग्राम इसमें होगी ऑक्सीजन, 2 ग्राम होगी हाइड्रोजन, तो 1 उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन। इसमें अब ये मास का नहीं है, ये संघटक का है, कंपोजिशन का है। ये कंपोजिशन का रेशियो दिया हुआ है। हम मास के रेशियो की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिया हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, 2 1 जा 2, 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम क्या क्या समझिए, अगर 1 ग्राम यहाँ पर होगी हाइड्रोजन तो 8 ग्राम क्या होगी? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमने 3 ग्राम ले ली तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इसमें कितने का अंतर? 8 से है, तो 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 40, 24 ग्राम हो गई। ठीक, तो इन दोनों नियमों को हमने बड़ी ही आसानी से समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, तो उनका नाम था जॉन, क्या नाम था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन उनका नाम था। तो उनका परमाणु सिद्धांत ये रहा। तो इसमें कुछ पॉइंट छूटे हुए हैं, कुछ पॉइंट मैं अपने आप से बता दूंगा। वो पॉइंट ऐसे हैं कि आप बोलकर भी समझ जाएंगे। तो कैसे हैं हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने 1808 में अपनी थ्योरी दी थी। थ्योरी किस पर थी? मान लो ये एक लकड़ी है, इसको छोटा 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 करते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था है कि ये छोटी नहीं होगी,
इन्होंने बहुत से लोगों ने उनको परमाणु बताया। तो इस परमाणु में होता क्या क्या है, क्या इस परमाणु से होता है, तो इनकी थ्योरी में हम लोग जानेंगे। तो ये परिभाषा हम लोग पहले भी जान चुके हैं। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, इन्हें परमाणु कहते हैं। ये परिभाषा हम क्या है जान चुके हैं पहले ही। अब दूसरी परिभाषा को जानते हैं। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है तथा ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही विघटित किया जाता है। इसलिए जो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान है ना, जैसे एक परमाणु है ये, ना तो इसको बनाया जाएगा, परमाणु को नहीं बनाया जाएगा, ना तो इसको बनाया जाएगा ना ही विघटित किया जाएगा। तो जो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान है कैसा रहेगा, समान रहेगा। जब इसको ना ही बनाया जाएगा तो ना ही विघटित किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा जोड़ने वाला पॉइंट आप लोगों के पास है। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। परमाणु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होते। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा। फिर इसमें लिखा है कुछ तत्वों के परमाणु को छोड़कर ये परमाणु एकल अवस्था में नहीं रह सकते। एकल अवस्था मतलब जैसे हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल, आपने कब देखी है, नहीं देखी होगी, तो हम उसमें इतने एटम हैं, देखो 118 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, ट्रिटियम, जर्मेनियम, नोबिडियम, मोलिब्डेनम, एक्टिनियम, लूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, टीन, कैडमियम। तो ये जो टीन आया ना, टीन ये 50वें नंबर पे है। किस नंबर पर, 50वें नंबर पर। और जो पीरियोडिक टेबल एक दिन हम आपको बिल्कुल सचित्र वर्णन करेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडियम, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें ध्यान देते हैं जो खाली आपको याद करना है अभी। और जब इसके चैप्टर के आगे बढ़ेंगे ना हम, तो ये हम पूरा जान लेंगे कि क्या होगा। चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो इनका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसका होता है क्या 2, इसका 8, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। तो इसमें इसकी जो वैलेंसी होती है 0 होती है। तो चैप्टर 4 में हम लोग जानेंगे अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वह स्थायी है। अगर नहीं है तो वह 8 इलेक्ट्रॉन करके स्थायी होना चाहता है। तो हम लोग जानेंगे कुछ तत्वों के परमाणु को छोड़कर ये एकल अवस्था में नहीं रह सकते। अब इनके परमाणु हैं, अब जैसे आपने कभी ये देखा होगा, ये H2 देखा होगा, लेकिन ये कभी He2 नहीं देखा होगा। देखा है, नहीं देखा। तो क्यों, क्योंकि ये एकल अवस्था में रह सकते हैं, ये एकल अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करनी ही पड़ेगी, क्रिया करनी ही पड़ेगी, इट इज वेरी मस्ट। तो अब जैसे अब अभी हम लोग अंतर समझेंगे। जैसे ये लिखा है 2H और H2, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें 2H और H2 में क्या अंतर है। तो ये जो 2H है ये 2 परमाणु को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, 2 परमाणु को। और ये H2 है, अब 2 परमाणु कॉम्बिनेशन कर गए तो क्या बन गया, एक अणु बन गया। तो ठीक, तो हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये हो गई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें कुछ पॉइंट अपने पास से देखेंगे। तो जब इसमें अपने पास से कुछ पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या होगा। अब जैसे एक मान लो हमने ले लिया, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन और इधर ले लिया हीलियम, तो इसके जो परमाणु होंगे और इसके परमाणु होंगे, इसके गुण भिन्न होंगे ना। इसके परमाणु होंगे, उनका क्या होगा, एक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें होंगे नहीं, और इसमें 2 होंगे। तो इनके गुण भिन्न हो रहे हैं ना। अब इनके रासायनिक, जैसे ये आवर्त सारणी में यहाँ पर होंगे और हीलियम यहाँ पर होगा, देखो हीलियम, फिर यहाँ पर होगा लिथियम होगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और फिर इसी के आगे से चलते चले जाएंगे। तो इनके सबके गुण भिन्न होते हैं। और जो एक ही है, जैसे अब हीलियम का ही परमाणु है, हीलियम के भी 2, उसके भी 2, इसका भी एटॉमिक नंबर मास 2, इसको भी एटॉमिक नंबर मास 2, तो ये सब बराबर होंगे। तो इससे हमको 6 पॉइंट मिले, 2, 2, 4, 2, 6 पॉइंट हमको मिले। तो इससे ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी हो गया। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, इस क्लास में नहीं, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, और ये इनर्ट गैसेस, इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।